Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for your JK Bank PO and Banking Associate examination. I hope you're all well and your preparations are going great. तो डेटा इंटरप्रिटेशन का हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारा है सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक, वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स मैं कहूँगा, जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर जो है बिल्कुल ईजीएस्ट चैप्टर माना जाता है आपके टॉपिक का, और इसमें आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इसमें जनरली क्वेश्चंस भी वो छोटे छोटे आते हैं, तो उनको पढ़ने में भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें मैं आपको आगे एक टेबल दूंगा जो आपको याद रखना है, बिल्कुल छोटा सा टेबल है, उससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद आपको मैं एक फार्मूला दूंगा, वो भी आपको याद रखनी है। दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। तो वो टेबल आप अपने कॉपी पे लिखोगे और वो फार्मूला भी अपने कॉपी पे आप लिखोगे। उसके बाद आप वो याद करोगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक ट्रिक है और उससे आप कोई भी क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब एक इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज में आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधे क्वेश्चन ही उठाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। बाकी परसेंटेज वगैरह आपने और भी चैप्टर्स में किया है, तो इसका आपको आइडिया है ही कि परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो क्या बताता है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, तो दो क्वांटिटीज है ए और बी, ये उनको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ए का कितना, 15%, ए का इज इक्वल टू 20% बी का। तो जो हमने क्वेश्चन में दिया था, हमने उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, देन 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो ये तो एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1। ठीक है, ये वहां से हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो अगली इक्वेशन और एक बनेगी हमारी, क्या बोल रही है, 25% ऑफ ए। तो 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, मतलब वो हमें नहीं पता है। कुछ हम लिखते हैं इसमें x% लिखते हैं, x% ऑफ बी। तो दो इक्वेशंस है यहाँ पे हमारी, तो इजीली हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो इक्वेशंस है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब भी हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी डिवाइड करो। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, 15/25, परसेंट परसेंट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20/x। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। इसमें से हम इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे हम, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 भी नीचे ट्रांसपोज होगा। तो बचेगा क्या हमारा, देखिए x इज इक्वल टू 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15। तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4। तो 25 इंटू 4 आपको पता है वो 100 होता है, और 100 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 इंटू 33.33। तो ये है आपकी परसेंटेज। तो देखो कितना कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया, तब भी इतने कम टाइम में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि परसेंटेज का चैप्टर जो है ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। ये आपका बेनिफिट होता है परसेंटेज में कि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे मैं आपको एक टेबल दूंगा, उससे आपको इतना टाइम भी इसमें स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 1-2 सेकंड में आप सीधा आंसर लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे सिलेबस में। तो देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो उनमें आप क्या करोगे, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखिए ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। तो अभी ये जैसा कि आपको बैंक में जाना है तो आपको सैलरी वहाँ पे मिलेगी। तो दो बंदे होंगे, जैसा पीओ और बैंकिंग एसोसिएट, दो एग्जाम आपने दिए हैं, पीओ की सैलरी ज़्यादा होगी बैंकिंग एसोसिएट से। तो समझो ए पीओ है और बी क्या है, बैंकिंग एसोसिएट। तो ये बोल रहा है ए सैलरी इज 20% मोर, तो ए की क्या है, ज़्यादा है, इंक्रीज। किससे, बी से, बी से। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन एज। तो ये बोल रहे हैं दो बंदे हैं, इनकी सैलरी आपस में डिफरेंट है, ए की ज़्यादा है और बी की कम है। और कितनी ज़्यादा है वो इसने दी है, तो वो 20% ज़्यादा है। ये बोल रहे हैं अब, लेकिन तुम मुझे बताओ कि बी की कितनी कम है। ठीक है, तो कई लोग सोच रहे होंगे इसमें कि अगर ए की सैलरी 20% बी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बी की भी 20% कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। तो देखिए इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। तो हम सपोज करेंगे कि बी की सैलरी है 100 रुपीज़। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो बी की सैलरी अगर हमने 100 रुपीज़ ली है,
उसके हिसाब से ए की सैलरी कितनी है 20% मोर, तो 100 का हम इजीली 20% निकाल सकते हैं, वो बनता है 20। तो ए की सैलरी कितनी हुई 120 रुपीज़, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी, अब हमें बोलना है कि बी की सैलरी कितनी कम है परसेंटेज में ए से। तो डिफरेंस कितना है इनका 120 माइनस 100, वो बनता है 20 रुपीज़ डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई ये बोल रहा है ना बी की सैलरी कितनी कम है ए से, तो जिससे ये बोलता है हमेशा ये आप रखोगे याद कि ये आप नीचे लिखोगे। तो ए की सैलरी कितनी है 120 है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 120, वो हो गया 1/6, तो वो आया हमारा 16.6%। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक टेबल बोलूँगा जिसमें आपको बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस टेबल आपको याद रखनी है। तो ये मैं लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस असल में सॉल्व होते हैं। तो बाकी आप फिर टेबल आगे याद रखोगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। देखिए, एज सैलरी इज 20% लेस देन बीज। अभी तो बोल रहा था ये 20% मोर, अब ये बोल रहा है 20% लेस। अभी ए की ही कम है कितनी, बी से 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए। फिर से आप ये नहीं सोचना कि अगर ए की कम है 20% तो बी की भी ज़्यादा होगी 20%, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ए की हम फिर से लेंगे बी की सैलरी, सपोज कितना है 100। 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें से हमें परसेंटेज निकालना इजी रहता है। 100 का 20 हो गया, 100 का 80 हो गया, तो उसमें से सीधे हमें जितना परसेंटेज है उतना ही रिजल्ट आता है। तो सपोज बी की सैलरी कितनी है 100 रुपीज़, तो उस हिसाब से ए की सैलरी कितनी है कम बी से 20%, तो 100 का 20% बना 20, तो ए की 20 कम है, तो मतलब ए की सिर्फ 80 रुपीज़ होंगे। तो अब क्या बोल रहा है, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन एज। तो मैंने आपको कहा है जिस जिसके मुकाबले में ये आपको बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ किसी की सैलरी निकालना, तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोल रहा था लेस देन एज, तो हमें बी की सैलरी निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ एज सैलरी। तो यहाँ पे भी बोल रहा है बी सैलरी इज मोर देन एज, तो इन टर्म्स ऑफ ए हमें निकालना है। तो जिसके टर्म्स में भी ये बताए क्वेश्चन में निकालना, वो हम नीचे लिखते हैं। तो तो डिफरेंस कितनी है सैलरीज में, फिर से 20%, ठीक है 20। तो डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं हम जिसके टर्म्स में ये बताता है। तो ए की सैलरी है 80 रुपीज़, तो 20/80 वो कितना बनता है हमारा 1/4। 1/4 होता है 25%, वो आपको मैंने बता दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने हैं अगर आप मैथमेटिकली ये मेथड से सॉल्व करोगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक टेबल दूंगा जिसमें आपको बिल्कुल ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें वेस्ट टाइम आपका करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक टेबल में बस एक वैल्यू देखनी है, उसके बाद आपको इजीली गैस हो जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन पहले मैं कराता हूँ, उसके बाद आपको मैं टेबल दूंगा, फिर टेबल के बिना पे मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक एक सेकंड में। देखो ये कहता है राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी। दो बंदे, अब राम और मोहन, राम की कितनी है 20% लेस, कम है किससे, मोहन से। देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाय, तो ये कहता है मोहन की सैलरी राम से कितनी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम वैसे ही मेथड इसमें फिर से अप्लाई करेंगे कि मोहन की सैलरी हम लेंगे कितनी 100 रुपीज़, तो राम की सैलरी 20 कम है, तो राम की सैलरी कितनी होगी 100 माइनस 20, तो वो कितना बना हमारा 80 रुपीज़। देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी। देखो ये मोहन की सैलरी बोल रहा है मोर देन राम सैलरी, मतलब मोहन की सैलरी इन टर्म्स ऑफ राम सैलरी हमें बताना है। तो मैंने आपको कहा है पहले भी कि जिसके टर्म्स में बताए वो हमें नीचे लिखना है। तो मोहन की सैलरी कितनी है राम की सैलरी की टर्म्स में, तो डिफरेंस कितना आएगा इनका 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, डिवाइड बाय नीचे क्या लिखोगे राम की सैलरी, राम की सैलरी कितनी है 80 रुपीज़, तो ये आया हमारा 1/4, तो 25%। ये बिल्कुल सेम वैसा ही था जो पिछला क्वेश्चन था, तो ये बस थोड़ी सी इसमें नाम दिए थे उनके, उसमें ए भी दिया था। तो चलिए हम आते हैं अपने टेबल पे। तो ये रहा आपका टेबल, देखिए ये टेबल आप दिलो जान से याद रखोगे तब आप एग्जाम में जाओगे, क्योंकि इस टेबल पे बेस्ड आपके परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। तो क्या है ये टेबल, देखते हैं। देखिए इसमें मैंने ये वाला साइड जो लिया है लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने रेड पेन से मार्क किया है, ये वाला साइड ठीक है। ये इंक्रीज है, इंक्रीज लेफ्ट हैंड साइड से रेड कलर मैंने दिखाया है, और डिक्रीज क्या है, डिक्रीज ग्रीन कलर है यहाँ से राइट हैंड साइड से। तो आप क्या करोगे इसमें, कैसे आप रीड करोगे टेबल को, पहले आपको याद करना है। देखो 10 है, 10 के अपोजिट कितना है 9.09, 20 के अपोजिट कितना है 16.6। उसके बाद
आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये चार आपको याद रखने हैं। बाकी आपको मैं टेबल को याद करने की भी ट्रिक बता दूंगा। देखिए यहाँ से क्या लिखा हमने, 10, 20, 25, 33.3 एंड 50। ये मोस्ट कॉमन परसेंटेज के जो प्रॉब्लम्स है उनमें ये वैल्यूज मोस्ट कॉमन होते हैं। तो फिर क्या आप याद रखोगे, देखो 10 के बदले मैंने आपको कहा याद रखना है 9.09, वैसे ही 20 के बदले आप याद रखोगे 16.6। उसके बाद 25 के अपोजिट कौन आएगा, यही 20 नीचे जाएगा तो आएगा। 33.3 के ऑपोजिट कौन आएगा, यही 25 नीचे जाएगा। ऐसे ही 50 के ऑपोजिट कौन आएगा, 33.3 नीचे जाएगा। तो आपको बस पहले चार वैल्यूज याद रखने हैं, उसके बाद बाकी सारे आप यहाँ से डायगनली इनको नीचे ले जाके याद कर सकते हो। तो अब क्या मतलब है इस टेबल का और कैसे हम रीड करें इस टेबल को। देखो जब भी किसी टर्म में 10% इंक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज है ना, तो उसके ऑपोजिट टर्म में कितना डिक्रीज होगा, 9.09। ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर किसी टर्म में 9.09 परसेंटेज का डिक्रीज हुआ, तो आपको बताना है दूसरी टर्म में इसके मुकाबले कितना इंक्रीज हुआ, वो होगा 10%। तो ऐसे ही अगर किसी टर्म में 20% का इंक्रीज हुआ, तो अगली टर्म में कितना डिक्रीज होगा, 16.6। जैसा कि हमने अपने पहले क्वेश्चन में ही देखा था, वहाँ पे एक टर्म में 20% इंक्रीज हुआ था, तो डिक्रीज कितना हुआ था फिर अगली टर्म में, 16.6%। या इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर 16.6% डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज कितना होगा, 20%। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन जो हमने अभी ये किया, राम और मोहन की सैलरी का क्वेश्चन, देखिए अगर 25% इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज कितना होगा, 20%। तो हमारा वहाँ पे क्या था क्वेश्चन, राम की सैलरी 20% लेस है, तो 20% अगर लेस है, देखो 20% लेस मतलब डिक्रीज, तो उसमें अपोजिट दूसरे में कितना इंक्रीज होगा, वो है 25%। तो देखो आपको वो सॉल्व करना पड़ा, इक्वेशन बनानी पड़ी। अगर आपको ये टेबल याद होगी तो 20% जब भी डिक्रीज होगा अगले का कितना इंक्रीज होगा, 25% उसका आंसर था। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे अगर 25% कम हुआ तो 33.3% इंक्रीज होगा। तो ये आप टेबल याद रखोगे, इसकी सारी टर्म्स आप इजीली याद रखोगे। ऐसे ही आप दो कलर लोगे, रेड और ग्रीन, कोई भी दो कलर लोगे और उससे आप इंक्रीज अलग से मार्क करोगे, डिक्रीज अलग से मार्क करोगे। ये टेबल आपको ज़रूरी याद होनी चाहिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस इस पे। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज तो दिया नहीं है, सिर्फ वैल्यूज दिए हैं। अ पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7200 टू 8100। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको डीआई में भी कराए, डेटा इंटरप्रिटेशन में, जब मैंने आपको कहा था कि आपको परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करनी है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। तो ये बिल्कुल 2-3 सेकंड का सवाल है, ज़्यादा नहीं है, इंटू 100% के लिए। तो वो कितना है हमारा, देखो फाइनल वैल्यू कितना है, 8100 माइनस इनिशियल वैल्यू 7200 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 7200 और मल्टीप्लाई में कितना, 100। ठीक है, देखो 2 0 यहाँ कैंसिल होंगे, तो 81 माइनस 72 कितना बचता है, 9 डिवाइड बाई 72 इंटू 100। तो आपको पता है 9 इंटू 8 होता है 72, तो 100 डिवाइड बाई 8। 8 इंटू 12 होता है 96, तो वहाँ बचा 4, 8 इंटू 0.5, तो 12.5% इसकी क्या हुआ, सैलरीज में इंक्रीज हुआ, किसी भी पर्सन की सैलरी में इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दी थी, यहाँ पे हमें अमाउंट दिया था, हमने इंक्रीज या डिक्रीज निकालना था, वो हमने फाइंड आउट किया। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ये आपको मैंने इससे पहले टॉपिक में भी दिखाया है, डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली दिखे, क्योंकि 2G की वजह से है ना, कभी कभी आपको फिर क्वालिटी कम आती है तो फिर आप देख नहीं पाते हो। तो क्या बोलता है ये, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। कोई हमारा जो हम डेली आइटम्स होते हैं कंजप्शन के, जैसे शुगर है हमारा, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ 25%। तो इंक्रीज हुआ प्राइस कितना, 25%। इफ़ ए फैमिली वांट्स टू कीप इट्स एक्सपेंसेस ऑन शुगर अनअल्टर्ड, तो मतलब जितना खर्चा हम कर रहे हैं शुगर पे, वो हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो हम उतना ही रखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर बाय, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो कंजप्शन कम होगी। आपने इकोनॉमिक्स में अभी, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड होता है कि जितना प्राइस बढ़ेगा डिमांड उतनी कम होगी। तो प्राइस अगर शुगर का बढ़ गया, सपोज पहले यहाँ था फिर यहाँ होगा, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड पहले अगर यहाँ थी फिर यहाँ आएगी,
तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ऐसे होता है इनका ग्राफ, ठीक है। तो इसको आपको अभी कुछ नहीं करना है, ये तो मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहा था। तो यहाँ पे यही लॉ ऑफ डिमांड इसने अप्लाई किया है, ये बोल रहा है कि अगर शुगर का प्राइस 25% इंक्रीज हुआ तो बताओ कि फैमिली कितना स्पेंडिंग पे अपनी कम करेगी, ताकि इसकी जो स्पेंडिंग कितना ये शुगर की कंजप्शन सॉरी कितना कम करेगी ताकि इसकी जो स्पेंडिंग है वो सेम रहे। तो क्योंकि शुगर महंगा हो गया तो हम स्पेंडिंग कम करेंगे, जैसा अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हम अपनी कार कम यूज़ करते हैं उस टाइम में, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो देखो हम क्या लेंगे इसमें, सपोज शुगर पहले मिलता था हमें 100 रुपीज़ में, कुछ क्वांटिटी हमें मिलती थी कितनी 100 रुपीज़ में, सपोज 1 kg। तो ये अभी तक फैमिली लाती थी। अब क्या हुआ, 25% इंक्रीज हुआ इसमें। तो अब कितना मिलेगा हमें, 125 रुपीज़ में हमें मिलेगा वही 1 kg, ठीक है। तो लेकिन फैमिली क्या है, इनके पास सिर्फ है 100 रुपीज़, इनके पास इससे ज़्यादा नहीं है। तो 100 रुपीज़ में ये जितना भी शुगर ले पाएंगे, ये बोल रहा है कि उसमें बताना है आपको कि कितनी परसेंटेज कंजप्शन में इनको कम हुई। तो आपको यही कहना है कि आपको पहले देखना है 100 रुपीज़ में कितना शुगर मिलेगा इनको। अब पहले तो 100 रुपीज़ में 1 kg मिलता था, अब 100 रुपीज़ में 1 kg से ऑब्वियसली कम मिलेगा। तो जितना कम वो मिलेगा, सपोज इनको अब मिलेगा 0.8 kg, सपोज ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ये बोलता है कितना कम इन्होंने कंजप्शन शुगर की लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो पहले लेते थे 1 kg, अब लेंगे 0.8 kg, तो 20% यहाँ पे कम हुई, ठीक है। तो अब कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने टेबल दिया है, बिल्कुल टेबल की मदद से आप 1 सेकंड में ये इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो टेबल क्या बताता था आपको, अगर किसी चीज़ में 25% इंक्रीज हुआ तो उसके ऑपोजिट, देखो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। 25% अगर किसी चीज़ में इंक्रीज हुआ तो दूसरी चीज़ में कितना डिक्रीज होगा, 20%। तो बस यही आंसर है हमारा यहाँ पे। अगर आपको टेबल याद है आप इजीली 1 सेकंड में गेस कर सकते हो कि इन्होंने कितना रिडक्शन किया होगा कंजप्शन में, 20%। तो बिना सॉल्व किए हमने 1 सेकंड में इसका आंसर निकाला, सिर्फ आपको टेबल याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो एक और टाइप का आपका क्वेश्चन आता है इसमें कि आपके जो फिगर्स होते हैं आपको उनकी फॉर्मूला, कुछ फिगर्स की आपको याद रखनी ही है ताकि आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे आपका स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, सिलेंडर है, स्फीयर है, उनके वॉल्यूम्स आपको याद रखने होंगे, उनकी फॉर्मूला, क्योंकि इस बेस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपको वहाँ पे इवन अगर आपको आता भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको फॉर्मूला याद ना होने की वजह से आपका क्वेश्चन फिर रह जाता है। तो पहले इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। रेक्टेंगल होता क्या है, ऐसी फिगर होती है ये, इसमें एक लॉन्ग साइड जो होता है उसको लेंथ कहते हैं और शॉर्ट साइड को हम विड्थ या ब्रेड्थ कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है अब हमारा लेंथ इंक्रीज हो गया है 30%। तो पहले कुछ लेंथ थी उसको हमने 30% इंक्रीज किया, तो इंक्रीज हुआ 30%। और विड्थ को क्या किया, विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, विड्थ को कम किया 20%। तो ये बोल रहा है इस इंक्रीज और डिक्रीज करने से बताइए कि एरिया में कितनी चेंज आई। तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया की फॉर्मूला जब आपको पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो एरिया की फॉर्मूला होती है रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। तो जब भी आपको ये एरिया वगैरह चेंज निकालनी है, मतलब इसको हम टोटल चेंज कहते हैं, फिर कंपाउंड चेंज कितनी आई, दोनों अगर दो आइटम्स के इंडिविजुअल कोई भी क्वांटिटीज चेंज हुई तो कंपाउंड में कितनी चेंज आई, वो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जो आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी क्वांटिटी है उसके इंडिविजुअल कोई भी सबऑर्डिनेट्स है उनमें चेंज आए तो क्या चेंज आएगी फाइनल क्वांटिटी में। देखो सपोज हमारी यहाँ पे थी लेंथ एंड ब्रेड्थ, हम कोई भी जनरल क्वांटिटी लेंगे ए इंटू बी, दो क्वांटिटीज है, एरिया बनता है हमारा इनका मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो वैसे ही दो क्वांटिटीज है, तो ए में भी कुछ चेंज आई, सपोज x% चेंज आई, और बी में कुछ चेंज आई, सपोज y% चेंज आई। तो a इंटू बी में कितनी चेंज आएगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x मतलब जितना a में चेंज आई, परसेंटेज नहीं उसका वैल्यू सीधे, प्लस y, तो y b में कितना चेंज आया विदाउट परसेंटेज, सीधा इसका वैल्यू, उसके बाद प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूरी याद रखनी है।
तो ये है दो क्वांटिटीज़ में, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा एरिया में दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई होता है। अब अगर वॉल्यूम होगा तो उसमें तीन क्वांटिटीज़ होंगी, तो उसमें आप ये नहीं करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद लोगे एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 100। उसमें आप क्या करोगे, पहले दो क्वांटिटीज़ का आप निकालोगे x प्लस वाई का। जैसे आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगा, तो ऐसे ही आप वहाँ पे वॉल्यूम में लोगे, पहले दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लोगे, उसमें देखोगे कितना चेंज आया, फिर उस चेंज को लोगे इन टर्म्स ऑफ थर्ड टर्म जैसे हाइट। तो वो मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे आप तीनों क्वांटिटीज़ को भी सॉल्व करोगे। तो इस बिना पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। देखिए रेक्टेंगल का अब इंक्रीज हुआ, हाइट लेंथ कितना 30%, तो एक्स है हमारा 30%, तो लेते हैं हम 30 प्लस विड्थ क्या है डिक्रीज हुआ। देखो इंक्रीज तो प्लस होगा लेकिन डिक्रीज हमेशा क्या होगा माइनस, आपको ये याद रखना है, इंक्रीज प्लस है और डिक्रीज क्या है माइनस है। तो विड्थ का -20, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, उसके बाद प्लस x इंटू वाई, तो x कितना है 30 इंटू वाई कितना है, y है y 20 नहीं है, y -20 है क्योंकि ये डिक्रीज है, तो -20 डिवाइड बाई 100। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। 30 -20 हो गया हमारा 10। उसके बाद ये माइनस जो है ये बाहर आएगा तो ये माइनस बनेगा, तो ये है 30 इंटू 20, तो कितना बनेगा वो 600 डिवाइड बाई 100। दो जीरो कैंसिल होंगे, 10 - 6, तो ये कितना आया आपका 4%। तो ये परसेंटेज में आता है लास्ट में, ये होता है कि चेंज कितना आया टोटल एरिया में या टोटल क्वांटिटी में, तो 4% चेंज आया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपको ये पूछे, आपको ऑप्शन में दिया होगा 4%, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया था कि एरिया इज इंक्रीज बाय, मतलब आपको तो इतना पता था कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ये बताएगा फाइंड द चेंज इन एरिया, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये भी होगा कि इंक्रीज बाय 4%, डिक्रीज बाय 4%, वो आपको निकालना है। तो जब आपका रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हुआ है, और जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, सपोज यहाँ पे अगर -4 हुआ होता तो मतलब एरिया डिक्रीज हो रहा होता, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज और नेगेटिव मतलब डिक्रीज। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दो चीज़ों में अगर चेंज आए तो कंपोजिट चेंज कितनी होती है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी एरिया पे हम ये बता रहा है हमें कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज, डिमिनिश्ड कहो डिक्रीज कहो, बाई 10%, देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय। तो अभी भी ये वहीं से आपको बोल रहा है कि अगर हम ये डिक्रीज करेंगे तो एरिया इसका कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है। तो इसके लिए आपको एरिया की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, सर्कल के एरिया की। देखो ये सर्कल होता है और इसके एरिया की फॉर्मूला कितनी होती है, अगर इसका रेडियस आपको दिया है r, तो इसकी एरिया की फॉर्मूला होती है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई क्या होता है, ये एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है जिसका वैल्यू होता है रफली 3.14। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको क्या निकालना है, चेंज इन एरिया। तो ये पाई क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहती है। तो चेंज क्या होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर होता है। तो क्योंकि आर का स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर, तो मतलब यहाँ पे भी हमें कंपोजिट चेंज निकालनी होगी क्योंकि दो टर्म्स का मल्टीप्लाई है और आपको उसी की चेंज निकालनी है। तो एक आर में कितनी चेंज है 10%, तो दोनों आर में कितनी होगी 10%। तो फॉर्मूला क्या बता दिया हमें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पे x कितना है 10 है लेकिन माइनस में है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना r, तो दोनों r क्या है नेगेटिव है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, -10 -10, उसके बाद जो फॉर्मूला का प्लस है और अंदर क्या बनेगा ब्रैकेट में हमारा -x हो, x -10 है और y कितना है वो भी -10 है और डिवाइडेड बाय 100। तो देखो माइनस इंटू माइनस कितना बनता है, वो प्लस बनता है, 10 इंटू 10 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और ये कितना है -10 है -20 और प्लस में 1। तो -20 का +1 करेंगे वो बचेगा सिर्फ -19। तो ये है आपका आंसर, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कितना 19%। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जैसा कि आपने घर पे देखा होगा जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं या जो आपका ड्रम होता है, तो ऐसे यहाँ आपका जो गिलास होता है, ठीक है, ये सब सिलेंडर होते हैं। तो सिलेंडर का क्या होता है, इसका सर्कुलर बेस होता है और सर्कुलर टॉप होता है और इसकी कुछ हाइट होती है। आपको क्या बोल रहा है ये अभी, रेडियस सिलेंडर की चेंज की है, रेडियस सिलेंडर की होती है जो इसकी बेस और टॉप होता है इसका, उसकी क्या रेडियस है।
तो रेडियस में क्या चेंज लाई है इसने, 15% चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है 15%। ठीक है, ये रेडियस है। इसके बाद हाइट में क्या हुआ है, हाइट इज डिक्रीज, लेकिन जो इसकी हाइट है वो इसने कम की है, कितनी, 20%। तो ये बता रहा है हमें फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको कहा है कि आपको वो फॉर्मूला सीधे अप्लाई नहीं करनी है, आपको दो दो इसमें लेने हैं। तो पहले हम लेंगे, देखो पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का था, इंटू एच, इसी को हम एच करते हैं मल्टीप्लाई, तो इजी है ये। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, अब पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आर दो बार है, आर जैसा वहाँ पे था सर्कल में, आर इंटू आर। तो पहले इन्हीं दो में हम देखते हैं कितनी चेंज है। तो रेडियस इंक्रीज हुआ तो दोनों प्लस में आएंगे, 15 प्लस 15 प्लस उसके बाद 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। तो 15 प्लस 15 है 30 हमारा, प्लस 15 इंटू 15 बनेगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 225। 225 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना है, वो बनेगा हमारा 22.5। सॉरी ये 100 है यहाँ पे, इसके मतलब दो के बाद आएगा डेसिमल, सॉरी, तो 2.25 बनेगा। तो ये बनेगा हमारा 32.5। 32.5% चेंज आई है किस में, इसके एरिया में, सिर्फ हमने अभी हाइट नहीं लिया है। तो इसको हम लेंगे अब इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो अब हमारे पास आया यहाँ पे, फिर से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो एक्स और वाई का फॉर्मूला था। तो अब हम देखते हैं चेंज इन एरिया एंड चेंज इन हाइट। तो एरिया का हमें चेंज मिला कितना, 32.2%। और उसके बाद चेंज इन हाइट देखते हैं हम कितना है, वो है 20% डिक्रीज। तो ऐसे ही हम एक्स और वाई के टर्म्स में ये लेंगे, इंक्रीज हुआ है पहले एरिया कितना, 32 पॉइंट, तो यहाँ पे है हमारा 32.25%। उसके बाद प्लस में हाइट कितनी डिक्रीज हुई, तो ये प्लस नहीं होगा, कितना होगा, माइनस होगा, -20 हाइट का। और उसके बाद प्लस, ये फॉर्मूला का है, अंदर से हमें क्या लेना होता है, एक्स इंटू वाई। तो एक टर्म है हमारे पास 32.25 इंटू में -20, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, और डिवाइड बाई नीचे 100। तो 32.2 माइनस इसको करेंगे 20, कितना बचेगा हमारे पास, 12.25। और अंदर ये माइनस बाहर आएगा तो इसका माइनस बाहर लगेगा। उसके बाद 32.25 इंटू 20, देखो 32.25 इंटू 10 हम करेंगे, वो हमें आएगा 322.5, और उसी का डबल हमें करना है। तो 322 का डबल होगा 644, और 0.5 का डबल 1 होगा, तो 645, और डिवाइड बाई 100। तो दो के बाद यहाँ पे भी डेसिमल आएगा, तो ये बनेगा 6.45। तो 12.25 से हमें 6.45 माइनस करना है, वो कितना आता है हमारा 5.8। तो इतना परसेंट चेंज आया हमारे वॉल्यूम में, लेकिन ये चेंज क्या है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा था फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो इसने फिर ऑप्शंस में ऐसे भी हुआ होगा कि इंक्रीज बाय 5.8%, डिक्रीज बाय 5.8%। तो आपको ये याद रखना है कि प्लस होता है इंक्रीज और माइनस होता है डिक्रीज। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। आर्यन गॉट 350 मार्क्स एंड विद्या स्कोर 76% इन द सेम टेस्ट। देखो एक के इसने मार्क्स दिए हैं, दूसरे का परसेंटेज दिया है। तो आर्यन है कोई, इसके है 350 मार्क्स, ये मार्क्स है मतलब क्वांटिटी दी है इसमें। उसके बाद विद्या का क्या दिया है, विद्या गॉट 76%। तो विद्या की इसने क्या दी है, परसेंटेज दी है, इसके इसने मार्क्स नहीं दिए हैं, लेकिन इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी। इफ विद्या स्कोर 296 मार्क्स मोर देन आर्यन, ये बोल रहा है विद्या की जो ये परसेंटेज है, इसमें इसको क्या मिले हैं, 296% आर्यन से ज़्यादा, 296 मार्क्स आर्यन से ज़्यादा। तो ये क्या कहता है, देन व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स। हमें ये नहीं पता कि टोटल मार्क्स कितने थे, तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इजीली हमें उससे निकल जाएगा कि कितने मार्क्स टोटल थे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। विद्या के मार्क्स में अगर हम 296 मार्क्स कम करें तो मिलेंगे हमें आर्यन के मार्क्स, मतलब आर्यन के मार्क्स में अगर हम 296 मार्क्स जोड़े तो मिलेंगे हमें विद्या के मार्क्स। तो आर्यन के मार्क्स हमारे कितने थे, 350 मार्क्स, इसमें हम और 296 जोड़ेंगे जो कि विद्या को इससे ज़्यादा मिले हैं, तब जाके हमें बनेंगे कितने, विद्या के मार्क्स 76%। लेकिन हमें विद्या के मार्क्स नहीं पता है, हमें उसकी परसेंटेज पता है, लेकिन वो परसेंटेज किसी ना किसी टर्म की तो होगी, 76% ऑफ मतलब इनटू टोटल मार्क्स। तो यही टोटल मार्क्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 76% हमने निकाला, इसका अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें ये सॉल्व करना है मैथमेटिकली, बाकी क्वेश्चन तो हो गया ये। तो ये 350 प्लस 296 ये हमारा बनता है 646, और ये 76 नीचे आएगा डिवाइड बाई 76,
और 76 का परसेंटेज जो था यहाँ पे डिवाइड बाय 100 वो ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड बाय 100। ये सब एक ही स्टेप में करना होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, ताकि आपका एक स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जितना आप कम लिखोगे एग्जाम में उतना आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अगर आप एक एक स्टेप वहाँ पे लिखोगे रफ पे, एक एक स्टेप वहाँ पे करोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगा इसका देखिए, 2 × 38 बनेगा, और 2 × 3 38, तो 38 होता है 19 × 2, और 3 2 3 इसको 19 से करेंगे, 1 and 7 17। उसके बाद ये कितना आया 17 × 100, तो 1700 डिवाइड बाई 2। 1700 का हाफ कितना होता है, 16 का हाफ होता है 88, और 17 का हाफ होता है 8.5, तो बनेगा हमारा 850 मार्क्स। तो टोटल आउट ऑफ कितने मार्क्स थे, 850 में टोटल मार्क्स थे, और इनको मिले हैं कितने, अब हमने देखा इनको मिले हैं, आर्यन को 350 मार्क्स मिले हैं, और विद्या को मिले हैं फिर 76% उसी के। अगर आपको ऐसे भी होता है कि बताओ विद्या के मार्क्स कितने हैं, वो आप इजीली अब फाइंड कर सकते थे, 76% ऑफ 850। तो मुझे लगता है परसेंटेज आपके लिए बहुत इजी होगा सॉल्व करना, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, परसेंटेज का आपका चैप्टर ख़त्म।